हेलो बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनीता अग्रवाल। आपका बहुत सारे टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके डले हुए हैं, आप पहले से भी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम कई टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं, कई लेसन बता चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है अध्याय 26 12th क्लास का मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव का तंत्रिका तंत्र। समझ में आ रहा है? आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मतलब हमारे जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो सब जो फंक्शन कर रही हैं और उनका क्या काम है, किस तरीके से कार्य करती हैं। तो ये जो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और जो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। ये सारे कार्य का एडजस्टमेंट बिठाना, उनका कंट्रोल करना, जो सिस्टम करता है इस सारे काम को, उसे कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र। यानी हमारे सारे अंग मिलकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे श्वसन का काम कर रहा है तो श्वसन के काम में बहुत सारे अंग काम आ रहे हैं। परिसंचरण का काम है, उसमें भी हमारे बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं। पाचन का काम में बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं। तो ये सारे अंग जितना भी कार्य कर रहे हैं उन सबका जो कंट्रोल हो रहा है, उनमें आपस में संतुलन बिठाना, सामंजस्य बिठाने का काम जो सिस्टम करता है उसे कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं का संचालन करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना। उद्दीपन कैसे ग्रहण करते हैं? जो मान के चलो हम कहीं ठंड में जा रहे हैं, हमको ठंड लग रही है तो हम उसको चीज महसूस हुई, तो ये सूचना को हमारे कहाँ ले जाना? हमारे तंत्रिका तंत्र तक ये सारी चीजों का पहुंचना और उसके अकॉर्डिंग हमारे अंगों का काम करना, ये क्या कहलाता है? उद्दीपनों को ग्रहण करके उनके अकॉर्डिंग उसको कार्यवाही करना। ठीक है, सपोज हमारी चलते चलते कहीं कांटा चुभ गया पैर पे, तो हम पैर को अपने को तुरंत उठा लेते हैं। तो ये सारा एडजस्टमेंट कैसे? हमने सोचा थोड़ी, ऑटोमेटिक ये सारी सूचना हमारे ब्रेन तक गई और ब्रेन से हमारे अंगों तक वापस आई कि हमें क्या काम करना है। तो उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम और सूचना को हमारे अंगों तक पहुंचाना, इसका काम है तंत्रिका तंत्र का काम है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, जैसे हम लोग अभी चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, तो ये हमारी इच्छा का क्या है? इस पर कंट्रोल। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हृदय की धड़कन है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी क्रिया क्या है? अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाओं का और अनैच्छिक क्रियाओं दोनों का कंट्रोल भी कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं जो हमारा मानव का तंत्रिका तंत्र है उसके होते हैं 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग हैं उसके। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, ये 2 पार्ट आते हैं। दूसरा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी हमारी 2 चीजें आती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, मेरु तंत्रिकाएं, ये सारी तंत्रिकाएं मिलकर के बना रही हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी हमारे 2 सिस्टम है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है। अब इसमें क्या करता है? एक कोई कार्य को हमारे को बढ़ाता है तो दूसरा उस कार्य को क्या करता है? कम कर देता है। मान चलो एक हृदय की धड़कन को बढ़ा रहा है एक सिस्टम, तो दूसरा क्या करेगा? उसको कम कर देगा। एक हमारे जैसे मान के चलो हमारी जो आंखों की पुतली है, जैसे हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम कम प्रकाश में आते हैं तो वो पुतली चौड़ी हो जाती है। तो एक उसको घटाने का काम करेगा पुतली के आकार को, तो दूसरा क्या करेगा? पुतली के आकार को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमारे तीनों सिस्टम हमें समझ में आए। हमारे जो मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस सारी चीजें हमें क्लियर हुई कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार का होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अलग अलग भागों के कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो मस्तिष्क है उसके बारे में बता रही हूँ। जो हमारा जो ब्रेन है लगभग 1300 ग्राम का होता है। ये पहली बात तो ये हमारी बुक में नहीं है, हालांकि 12th क्लास की जो बुक है 1300 ग्राम का होता है लगभग। और जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 आवरणों से घिरा रहता है। हमारा जो ब्रेन है, पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है ना वो कहाँ सेट है? वो हमारे खोपड़ी के अंदर, कपाल के अंदर है। हमारे कपाल की जो हमारी कपाल है उसके अंदर है हमारा ब्रेन, और एक खोल के अंदर फिट है वो। इस खोल को कहते हैं हम क्रेनियम। ठीक है,
तो ये हमारा जो ब्रेन है एक खोल के अंदर है और उस बॉक्स के द्वारा क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। यानी हड्डियों का एक खोल है जिसे कहते हैं हम क्रेनियम, उसमें ये क्या रहता है हमारा सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये हमारा सबसे नाजुक अंग है। हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ये हमने देख लिया कहाँ सेट है, ये हमारी क्रेनियम के अंदर सेट होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर। 3 आवरण होते हैं इसके ऊपर जिन्हें हम कहते हैं मस्तिष्क का आवरण कहलाते हैं या मेनिंजेस कहलाती हैं ये सारी चीज़ें। इसमें पहली जो झिल्ली है वो कहलाती है दृढ़ तानिका, और दूसरी है वो कहलाती है, उसके अंदर वाली कहलाएगी जाल तानिका, और सबसे अंदर वाली जो है वो कहलाती है मृदु तानिका। तो जो बाहरी झिल्ली है थोड़ी सी दृढ़ होती है, सबसे अंदर वाली कैसी होती है, मुलायम होती है, ठीक है। और बीच में होती है इनकी जाल तानिका। अब जो हमारी जो झिल्लियाँ हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, इनको इंग्लिश में बोलते हैं दृढ़ तानिका को ड्यूरा मैटर, और जाल तानिका को बोलते हैं एरेक्नॉइड, मृदु तानिका को बोला जाता है पाइया मैटर। इन जो हमारी ये झिल्लियाँ हैं, दोनों झिल्लियों के बीच में, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में भी क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है जिसे बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, और ये जो गुहा है उसे कहते हैं हम सबड्यूरल गुहा, ठीक है। ऐसे ही हमारी जाल तानिका और मृदु तानिका, इन दोनों के जो बीच में वो एक गुहा है, और उस गुहा का नाम है सब एरेक्नॉइड गुहा। यहाँ पे भी क्या भरा रहता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है। क्या काम है इस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, क्या करता है, ये हमारे मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। जो बाह्य हमारे आघात होते हैं, मान के चलो हम सपोज किसी चीज़ से टकरा गए अचानक से, तो सबसे पहले किस पे आघात आएगा, हमारे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पे आएगा। वो उस चोट को सहन करेगा, तब जाकर के हमारा कहीं अंदर ब्रेन तक वो चोट पहुंचेगी। तो ये उस चोट को क्या करता है, झेलने का काम करता है। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कर रहा है। इसके अलावा भी हमारे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के कुछ कार्य हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आघातों से सुरक्षा करता है। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी ब्रेन के लिए जो पोषक पदार्थ हैं वो किसके द्वारा आ रहे हैं, इस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के द्वारा ही इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी गैसीय विनिमय भी होता है, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो ये जो विनिमय हो रहा है गैसीय विनिमय, वो भी हमारी किसके माध्यम से हो रहा है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के माध्यम से होता है। तीसरे, रोगाणुओं से सुरक्षा भी होती है। जो हमारे जितने भी रोगाणु अगर हमारे इस पे अटैक करना चाहेंगे तो पहले किस पे आएंगे, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरा, चौथा है हमारा बीमारियों में निदान। अगर हमें कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है तो उसका पता कैसे लगेगा, तो उसमें हमारी जो टेस्ट होगा उसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के माध्यम से ही पता लगेगा कि हमारे ब्रेन में कोई बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसमें फ्लूइड भर जाता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ब्रेन में एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं हम मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण शोथ कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसकी मात्रा बढ़ गई किसी वजह से तो वो भी एक बीमारी का कारण बन जाती है। तो नॉर्मली रहना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बाहरी झिल्लियाँ और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव इस तरीके से होता है। हम देखते हैं हमारे ब्रेन के भाग कितने होते हैं, कितने भागों में बटा है हमारा ब्रेन। हमारा जो मस्तिष्क है मानव का वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक कहलाता है अग्र मस्तिष्क, ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा अग्र मस्तिष्क। एक कहलाता है हमारा मध्य मस्तिष्क, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आता है क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो कहलाएगा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के बाद में जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो यह हमारे प्रमस्तिष्क हमको दिखाई दे रहा है, प्रमस्तिष्क, और ये हमारा थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये सब किस में आ रहे हैं, हमारे अग्र मस्तिष्क में आ रहे हैं। ये मध्य मस्तिष्क है और ये वाला हमारा लास्ट वाला पार्ट है हमारा अनुमस्तिष्क। अभी हम 1 बाय 1 एक एक करके हम सब चीज़ों को बताएंगे। इससे पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रमस्तिष्क की। सबसे पहले जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो 2 भागों में बटा है। आगे पहले तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क के भी 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्चिम। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेरेब्रम, और दूसरा पार्ट है हमारा अग्र मस्तिष्क पश्चिम जिसे कहते हैं हम डायेंसेफेलॉन, इसे बोलेंगे हम डायेंसेफेलॉन। तो जो हमारा प्रमस्तिष्क है यानी जो सेरेब्रम है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे विकसित भाग है ये। क्यों विकसित भाग है, क्योंकि इसका जो पार्ट है हमारा, ये हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सोचना है, तर्क करना है, विश्लेषण है, वो सारे काम कौन कर रहा है, यहाँ पर हमारे प्रमस्तिष्क के अंदर ही हो रहे हैं। तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी ज़्यादातर काम हैं वो सब कहाँ हो रहे हैं, प्रमस्तिष्क में। तो ये सबसे विकसित भाग है हमारे ब्रेन का, और ज़्यादातर पार्ट हमारे ब्रेन का यही है, यानी हमारे 2/3 भाग बनाता है हमारे ब्रेन का, ठीक है।
प्रमस्तिष्क के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सारे फोल्ड हमें नजर आ रहे हैं। ये कैसा होता है, फोल्डेड होता है, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। फोल्डेड होने की वलनों की वजह से इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये कैसा रहता है, फोल्डेड रहता है। ठीक है। इस प्रमस्तिष्क के अंदर जो हमारा दो गोलार्धों में बटा है, यहाँ हमको गोलार्ध दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, हमें क्या दिख रहे हैं, दो गोलार्ध दिखाई दे रहे हैं। ये एक होता है दायां गोलार्ध, जो राइट हैंड पर है वो क्या कहलाएगा, दायां गोलार्ध, और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या कहलाएगा, बायां गोलार्ध कहलाएगा। लेकिन ये दोनों गोलार्ध आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है, इस प्लेट नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों गोलार्ध जुड़े रहते हैं। तो ये दो गोलार्ध हैं यहाँ पर, और इन दो गोलार्ध एक हमको दिखाई दे रहा है, किसके फ्रंट में, पीछे हमें दिखेगा। तो ये दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम एक चित्र देख रहे हैं एक मनुष्य का। यहाँ इसका जो ब्रेन है, इस वाले पार्ट को, जो हमारा ये लेफ्ट वाला गोलार्ध है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, राइट वाले पार्ट की सारी कामों को नियंत्रित करता है। लेकिन जो हमारा राइट वाला है वो करता है हमारे लेफ्ट पार्ट के सारे कामों को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारा दायां गोलार्ध बाएं भाग के सारे नियम कंट्रोल करता है, और जो बायां गोलार्ध है वो हमारे राइट हैंड वाले सारे कामों को कंट्रोल करता है। ठीक है। ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर जो हमारी ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे दूसरा द्रव्य कहलाता है। ये दो एक बाहरी क्षेत्र में और एक आंतरिक क्षेत्र में बटा रहता है। बाहरी क्षेत्र कहलाता है इसका घूसर द्रव्य, और आंतरिक क्षेत्र कहलाता है श्वेत द्रव्य। ये घूसर द्रव्य जो है वो किस वजह से है, कि जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उन तंत्रिकाओं की कोशिकाएं, जो हमारा साइटोन वाला पोर्शन है वो यहाँ पर रहता है सेट। तंत्रिकाओं की जो पार्ट है हमारा कोशिका का है वो यहाँ पे बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर इसके सिर्फ एक्सॉन होते हैं, श्वेत एक्सॉन होते हैं, या श्वेत उसको हम बोलते हैं तंत्रिका रेशे, वो यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से इसे कहते हैं हम श्वेत द्रव्य, और उसको क्या कहेंगे, घूसर द्रव्य। तो इसका बाहरी क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, घूसर द्रव्य कहलाता है, और आंतरिक क्षेत्र क्या कहलाता है, श्वेत द्रव्य कहलाता है। और ये दोनों जो हमारे पार्ट हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, रक्त जालक के द्वारा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रमस्तिष्क की बात। और प्रमस्तिष्क के हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर के साथ हम इसके देखेंगे कि जो इसके कार्य हैं वो क्या हैं। और एक है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे खांचे भी दिख रही हैं हमको, बहुत सारे उभार भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी कटक और खांचे भी होती हैं। ठीक है। वो दोनों चीज़ें होते हैं उभार भी। कार्य है इसका सोचने का काम, तर्क करने का काम, योजना बनाने का काम, कुछ हमें याद रखना है, वो सारे काम होते हैं प्रमस्तिष्क के अंदर। ये सारे काम किसके हैं, प्रमस्तिष्क के। तो ये सबसे विकसित पार्ट है हमारे ब्रेन का। नेत्र जो हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं और हमारी नाक है, इससे संबंधित जितने भी उद्दीपन हैं उन सबको ग्रहण करना, फिर उनका विश्लेषण करना और उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करना, ये काम है हमारे प्रमस्तिष्क का। ठीक है। ये भी हमारे प्रमस्तिष्क का इंपॉर्टेंट काम है। एक है हमारी ऐच्छिक पेशियों का जो संकुचन होता है उसका कंट्रोल भी कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। तो ये हो गई प्रमस्तिष्क की बात। अभी हमारे अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट हो गया प्रमस्तिष्क। अगला पार्ट है हमारा अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे कहते हैं हम डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन को भी हमने आगे दो भागों में बांट दिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये वाला जो पार्ट है थैलेमस है, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो जो थैलेमस होता है उसका एक काम है, जो हमारी दुख होता है हमें या फिर हमें कोई सुख होता है, तो ये सारे जितने आवेग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन आवेगों का प्रसारण का कंट्रोल जो करता है वो कौन कर रहा है, थैलेमस करता है। ठीक है। थैलेमस के जस्ट नीचे हमें दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक ऐसी ग्लैंड है, ऐसी ग्रंथि है जो इस पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित हार्मोनों का भी कंट्रोल करती है ये। तो ये पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि का भी कंट्रोल करती है। तो हमारे जो थैलेमस है इसका काम हमने बताया। हाइपोथैलेमस का काम पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों का कंट्रोल करना तो है ही, इसके साथ साथ और काम है इसके हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वो भी इसका काम है। जितनी भूख है, प्यास है, इन सब का कंट्रोल भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, अग्र मस्तिष्क के बारे में हमें क्लियर हुआ। अब आ रहा है हमारा कौन सा, मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट है वो भी दो भागों में बटा रहता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक है हमारा प्रमस्तिष्क ग्रंथ। तो जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है इसमें चार चीज़ें होती हैं, दो सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं और दो इन्फीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं, और ये दोनों की दोनों ही आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क की पृष्ठ सतह से आपस में ये जुड़े रहते हैं, सुपीरियर ऑप्टिक लोब और इन्फीरियर ऑप्टिक लोब।
एक होता है, और ये मिलकर के कहलाते हैं क्वार्टोरा क्वाड्रिजा वेना। अब आता है हमारा प्रेमस्तिष्क ग्रंथक। जो प्रेमस्तिष्क ग्रंथक है वो प्रेमस्तिष्क कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के दूसरे भागों से जोड़ लेता है। यानी हमारे जो प्रेमस्तिष्क का जो कॉर्टेक्स है वो सबको उसके मस्तिष्क के अन्य पार्टों से ये जोड़ देता है। अब आ रहा है हमारा मध्य मस्तिष्क, हमें दिखाई दे रहा है ये वाला है जस्ट। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हमारे 3 पार्ट हैं। एक दिख रहा है हमको अनुमस्तिष्क, ये जो हमारा दिख रहा है एक पार्ट है, ये भी फोल्डेड होता है और इस इंग्लिश में कहते हैं इसको सेरिबेलम। और दूसरा है हमारा पॉन्स बैरोलाई और तीसरा कहलाता है हमारा पार्ट, लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो पश्चिम मस्तिष्क में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अनुमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन ये वाला हमारा मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। और इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन करना, पेशी क्रियाओं का समन्वय करना, बस ये वाला काम है इसका, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पॉन्स बैरोलाई, इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है आपस में जुड़े रहते हैं। पॉन्स बैरोलाई का काम है सेरिबेलम की दोनों जो पालियाँ होती हैं, इसकी 2 पालियाँ दिख रही हैं हमको, एक ही वाली पाली और एक ही वाली, इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। साथ साथ यहाँ पे श्वसन संबंधी एक संचालन का भी एक केंद्र होता है, जो हमारी गैसीय विनिमय होता है उन दोनों का कंट्रोल करना, ऑक्सीजन का आना और इसके लिए CO2 का बाहर जाना, इन सबको कंट्रोल करने वाला एक श्वसन आचलन केंद्र होता है यहाँ पर, जो श्वसन संवादन का कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होता है हमारे पॉन्स बैरोलाई के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे चढ़वड़ क्रिया, चबाने का काम, लार का सीक्रेशन होना और अश्रुओं का बहना, ये सारा भी कंट्रोल काम करता है। मध्यवर्ती नियंत्रक की तरह काम करता है कौन, पॉन्स बैरोलाई, मीडिएटर का काम करता है। तो यहाँ हमारे पॉन्स बैरोलाई का ये कार्य है। और लास्ट में आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क का, हमारे मानव के मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारा लास्ट में कशेरुक दंड के अंदर जाएगा और पतला होकर के कहाँ चला जाता है, कशेरुक दंड में, और इसे कहते हैं मेरुरज्जु। मेडुला ऑब्लोंगेटा तक हमारा ब्रेन फिनिश हो जाता है और ये बाद में पतला होकर के कहाँ जा रहा है, कशेरुक दंड में जा रहा है, और क्या कहलाएगा वो, मेरुरज्जु, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी काम है सांस लेना, खांसना, निगलना, इन सब का केंद्र जो है वो कहाँ पर है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितना भी हम निगलने का काम कर रहे हैं, खांस रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ सेट होती हैं, हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल होती हैं। दूसरा, अनैक्षिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उन सबका भी कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। हृदय की धड़कन है, BP है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, और आहार नाल के अंदर जैसे हमारा भोजन आया आहार नाल में, तो भोजन के साथ साथ तो उसमें क्या होगा, जो आहार नाल है वो हमारी क्या होगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, यानी कृमाकुंचन, उसमें तरंगे आती हैं, तो वो सारा कंट्रोल भी कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें समझ में आया, मानव मस्तिष्क का ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन है इसकी, और क्या क्या इसकी खास बातें हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। तो आज का ये हमारा टॉपिक ब्रेन का फिनिश हुआ, और कल हम पढ़ाएंगे मानव का मेरुरज्जु।